तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर हल करेंगे आपके ब्रिज कोर्स के अध्याय 5 को, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर मेरे द्वारा आज आपको हल करवाया जाएगा। देखो सबसे पहले हम बिंदु को समझते हैं। देखो यहाँ पर बिंदु बनता है पेंसिल की नुकीली। इस तरह से मैं अगर यहाँ पर पेंसिल का ये नुक टच कर देता हूँ, ये बिंदु बन जाता है। एक सुई का नुकीला सिरा, इसे हम बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो प्यारे बच्चों, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अनंत। क्या लिखोगे? अनंत। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक कागज़ पर दो बिंदुएं अंकित करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस दोनों को टच करके तो केवल अपन एक रेखा खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु की कितनी विमाएँ होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक बिंदु की कितनी विमाएँ होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको लिख देना 2, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा यहाँ पर रेखाखंड। रेखाखंड क्या क्वेश्चन पूछा, रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रेखाखंड में तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देखना है। रेखाखंड किसे कहते हैं। देखो एक रेखाखंड एक सीधी रेखा या भाग है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इस प्रकार से लिख देना, रेखाखंड, ठीक है, एक सीधी रेखा का भाग है, ठीक है ना, सीधी रेखा का भाग है, इतना लिख देना है। उसे दो अंत बिंदु होते हैं, और इसके बाद में आगे क्या लिख दोगे, और उसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों। चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये भरना होगा, अब भरने में समय लगेगा, इसलिए मैं प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई भी आपको समस्या आए, आप लोग यहाँ से देखकर इसको लिख लेना। इस सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देखकर लिख देना, सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख के अपनी कॉपी में भर लोगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि चौथे का पहला, उसके अलावा देखो दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो तीसरे तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे। कौन से बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपके क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। रेखा, तो देखो प्यारे बच्चों रेखाखंड को अपन ने समझ लिया, अब अपन काय को समझेंगे, रेखा को। अब देखो रेखा क्या होती है, क्वेश्चन पूछा आपसे रेखा की परिभाषा दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों रेखा की परिभाषा यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, ये लिखिए रेखा की परिभाषा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, एक रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रेखाखंड और रेखा में अंतर देखकर यहाँ से लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आपका किरण को समझते हैं, किरण क्या होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आकृति में दी गई किरणों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों आकृति में जो दी गई किरणें हैं उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो देखो यहाँ से आपको इनके उत्तर को देखकर लिख देना, ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक किरण आरेख बनाना था। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से बता दिए, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 3 जो था ना आपका, कहाँ पर गया, देखो ये वाला, इसमें बिंदुओं के नाम आपको बताने थे ABCD। तो देखो यहाँ से आप लोग इन सभी बिंदुओं के नामों को देख कर लिख दो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर आपको कोण को समझाना। तो देखो कोण क्या होता है, कोण की परिभाषा आपसे पूछी गई है। देखो कोण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पूछा, एक कोण को बनाने में कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। देखो प्यारे बच्चों एक कोण को बनाने में 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक कोण के कितने शीर्ष होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है, एक शीर्ष होता है। और दिए गए चित्र में कोणों के नाम आपको बताने, तो देखो कोणों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। ये इन कोणों के नाम भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ, A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने यहाँ से इसे हल कर लिया।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 तक के तो सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। अब कोणों के प्रकार अपन समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है न्यून कोण जो कि देखो 90 डिग्री से कम का होता है, ठीक है ना। और एक होता है समकोण जो कि देखो 90 डिग्री का होता है। और एक होता है अधिक कोण जो कि देखो 90 से अधिक का होता है। और एक होता है ऋजु कोण यानी कि सरल कोण जो कि देखो 180 डिग्री का होता है। इन सभी कोणों को याद रखना। अब पूछा क्वेश्चन आपसे न्यून कोण किसे कहते हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि न्यून कोण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर, न्यून कोण किसे कहते हैं। समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप लोग वीडियो को देख के रोक के लिख लेना इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपसे टोटली आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लो यहाँ तक के, फिर मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। पहला उत्तर ये लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग चाहे तो इनको आसानी से रोक के लिख लेना इन क्वेश्चन के उत्तर, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जो कि आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे। मगर देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि न्यून कोण तो अपन ने लिख लिया, और 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, न्यून कोण भरना, जो भी मैंने बताया वो मत भरना, ठीक है। समकोण का माप कितना होता है, तो देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, तो देखो प्यारे बच्चों 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद में देखो 90 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 3 बजे बनने वाला कोण कौन सा होगा। देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण होगा। वे कोण जिसका माप ठीक 180 होता है क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं ऋजु कोण, ठीक है ना। तो ये आपको लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन, घड़ी की सुइयाँ 6 और 12 बजे पर हो तो कौन सा कोण बनेगा। देखो प्यारे बच्चों, घड़ी की सुइयाँ 6 और 12 पर हो तो कौन सा बनेगा, एक सुई 6 पर हो और एक 12 पे हो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा कोण बनेगा, ऋजु कोण बनेगा। तो यहाँ से आपको ऋजु कोण लिखना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपको पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर कौन क्वेश्चन दे रखा, 45 डिग्री, 120, 90 और 120 किस प्रकार के कोण हैं। देखो प्यारे बच्चों 45 डिग्री का जो कोण है ना, ये तो न्यून कोण है। और ये प्यारे बच्चों देखो कैसा कोण है, अधिक कोण है, ठीक है ना, अधिक। और उसके बाद में कोण, उसके बाद में देखो 90 डिग्री का जो कोण है ना, ये आपका कैसा कोण है, समकोण है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो 210 डिग्री का जो कोण है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये किस प्रकार का कोण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से देख लेना है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आपको ये बता देना, ये भी एक तरह से क्या होगा, अधिक कोण होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं द्विविमाएँ। देखो द्विविमाएँ क्या होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप सब लोग इनको लिख कर आ सको। सबसे पहले इन आकृतियों को आपको समझ लेना है। ये सभी की सभी आकृतियाँ यहाँ पर आपको बताई गई है, तो आप लोग इसे पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपसे इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका कार्यपत्र रखे जिसमें कि क्या पूछा, त्रिभुज द्विविमीय आकृति क्यों है, कारण बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज किस प्रकार की आकृति है और क्यों। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा इसका उत्तर, त्रिभुज द्विविमीय आकृति है क्योंकि उसे परिभाषित करने के लिए केवल 2 मापों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द्विविमीय आकृतियों के 2 उदाहरण। तो देखो प्यारे बच्चों, द्विविमीय आकृतियों के 2 उदाहरण क्या क्या होंगे, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्ताकार। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, 3 द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 क्या होगा, द्विविमीय। तो देखो द्विविमीय आकृतियों में आपका क्या हो जाएगा, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वर्ग, ये, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जो कि पूछा है, 3 द्विविमीय अपन ने बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्विविमीय आकृतियाँ में कितनी विमाएँ होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 विमाएँ होती है। क्या लिखोगे, 2 विमाएँ होती है, ठीक है। बाकी पढ़ लेना आप लोग। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से त्रिभुज को परिभाषित करेंगे। तो देखो त्रिभुज क्या होता है, यहाँ से आपको इसको पूरा समझ लेना है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे इस त्रिभुज की भुजाएँ पूछी गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भुजाएँ कौन कौन सी है, PQR में 6 अवयवों की 3 भुजाएँ आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, भुजाएँ आपको इस प्रकार से बता देनी है। ये कोण यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है
त्रिभुज PQR में Q की सम्मुख भुजा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, Q के सम्मुख भुजा कौन सी है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, Q की सम्मुख भुजा। तो देखो Q के सम्मुख भुजा कौन सी है? PR। देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? PR। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। LMN की भुजा, LM क्या सम्मुख कोण होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, L ये रहा, M ये रहा, इसका सम्मुख कोण क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इसका सम्मुख कोण बताना है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है। तो देखो LM, तो देखो ये रहा L, ये रहा M, इसका सम्मुख कोण कौन सा? तो ये। इसे अपन कैसे लिखेंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे LN और इसके बाद में M। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। RST की RT का सम्मुख कोण है। तो देखो R ये रहा, T कोण ये रहा, इसका सम्मुख कोण कौन सा? S। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको कोण का चिन्ह बनाना है, RST इस प्रकार से लिख देना है, ये S इसका सम्मुख कोण होगा। ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको दे रखा त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों को प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 जगह बांटा गया। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो। ठीक है ना, यानी ना तो ये बराबर हो, ना ये बराबर हो, ना ये बराबर हो। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, जिसमें कि 2 भुजाएं समान होती है। और समद्विबाहु, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती है। और समबाहु में प्यारे विद्यार्थियों तीनों भुजाएं समान होती है। तो 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की पहचान करके लिखना है, कौन सा प्यारे बच्चों कैसा त्रिभुज है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीनों 3-3 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 4 दशमलव, ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा? ये विषम बाहु त्रिभुज है ये। ठीक है। और इसमें देखो 4-4-3 तीनों एक जैसी है। देखो प्यारे बच्चों, ये कैसा होगा? ये भी आपका समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसे अपन क्या लिख देंगे? समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है। ऐसे आप लोग इसे हल कर लेना। अब चलो इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो ये भी आपके 2-2 दे रखे हैं। ये भी कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें देखो ये 2 सेम है, एक अलग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहेंगे हम? देखो यहाँ पर इसका नाम दे रखा समद्विबाहु, तो इसे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो इसे समद्विबाहु लिख देंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर तीनों अलग है, तो इसे क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे लिख देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखे हैं। चित्र में देखो कोणों के आधार पर परिभाषा और चित्र, तो देखो इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोणों के आधार पर त्रिभुज को पहचानिए और नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, न्यून कोण जैसा होता है ना, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ना, ये कैसा त्रिभुज है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कार्यपत्रक इसमें, तो देखो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समकोण। तो देखो इसे क्या लिखेंगे? समकोण। यहाँ पे देखो ये वाला कैसा त्रिभुज है? देखो ये आपका अधिकोण त्रिभुज है। क्या लिखोगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये इसके तीनों कोण कैसे न्यून है, तो इसे कहेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। तो देखो इसे क्या लिख दोगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखो ये तीनों कैसे कोण हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके न्यून कोण त्रिभुज है। तो देखो इसे क्या लिखेंगे? न्यून कोण। यहाँ पे देखो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या लिखोगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैसा त्रिभुज है? तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको त्रिभुज को भुजाओं और कोण के आधार पर समझने का सरल चार्ट है आपके लिए। ठीक है। तो इसे समझ लेना। अब त्रिभुज का माप कैसे करेंगे अपन, चलो अपन आगे सीखते हैं। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है कार्यपत्रक 11 में। देखो क्या दे रखा है? एक त्रिभुज की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है। 5, 8 और 10 इन दोनों को जोड़ देना है। 5 प्लस 7 प्लस और 10 प्लस। ठीक है ना। 5 7 कितने हो जाएंगे? ये 12 होंगे और 10 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, 6 + 6 + 6
6 कम 6 6 दूनी 12 6 थे 18 इसका परिमाप होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर भुजाएं 4 सेंटीमीटर है और परिमाप 11 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका 18। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें से पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज। तो देखो इसका आपका क्या पूछा है, एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और 2 भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये है। तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 55 दे रखा ना, अब 55 में से अपन को इन दोनों भुजाओं को घटा देना, दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 55 में से 24 प्यारे बच्चों जाएगा, कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 31 अगली आपकी ये भुजा होगी। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन इधर देखते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पूछा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्या है इसका आधार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिसका आधार कितना है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना। तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे अपन, 1/2, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अपन को लिखना है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। क्या लिखोगे, आधार और गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब फिर आपको इसे हल कर लेना है। ठीक है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इस प्रकार से इसका उत्तर 30 आ जाएगा। यहाँ से देख लेना ये। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है, देख सकते हो क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का उत्तर क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर क्या दे रखा है उसकी। और यहाँ पर अगर हम इसे हल करें तो कैसे हल करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। आधार कितना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, आधार बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना होगा। अब चलो, वैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर हल करवा रहा हूँ, तो आपको मैं आगे भी सारी चीज़ें जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है उन सभी क्वेश्चन की एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर हल बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था आपसे, प्रश्न नंबर 2 था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 48 सेंटीमीटर है और उसका आधार कितना है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तब आधार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आधार की लंबाई यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख देना आप लोग। उसके बाद में देखो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको किस प्रकार से हल करना होगा, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। टोटली आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर कवर करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब चलो अपन आगे इन सभी के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देखते हैं, करते हैं और समझते हैं, ताकि आप सब लोग भी अपनी परीक्षा के पेपर में इन क्वेश्चन के उत्तरों को लिख कर आ सके। टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देखो यहाँ से अपन इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को हल करेंगे ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। ठीक है। अब दूसरे नंबर का जो सवाल प्यारे विद्यार्थी आपको दे रखा था यहाँ पर, तो देखो दूसरे का उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सकें। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना उसका पूरा उत्तर मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ में आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उन सभी के भी उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। टोटली सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। देखो मैं इसके उत्तर तैयार कर लेता हूँ तब तक, अब फिर मैं आपको एक साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूँगा। ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था ना
दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, उत्तर आपका 8 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ऐसे करके लिख लेना। इसका उत्तर 4.5 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था ना, उसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से इसका उत्तर 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी सवाल हल करके मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है और कितने शीर्ष होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्यपत्रक 13 में पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है 4 भुजाएं होती है। क्या लिखोगे? 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होता है, याद रखोगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है चतुर्भुज के 5 प्रकार बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। ठीक है ना। चतुर्भुज के 5 प्रकार कौन कौन से, यहाँ से देखकर लिखोगे। देखो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, उसके बाद में देखो समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है वे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है क्या कहलाता है? छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। यहाँ से देख कर लिख देना। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है? प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है? तो देखो उसको वर्ग कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है आपके पेपर में, आयत के 2 विकर्ण कौन कैसे होते हैं? देखो प्यारे बच्चों, आयत के 2 विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे पूछा है तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे चतुर्भुज का परिमाप पूछा गया है। तो चलो मैं आपको चतुर्भुज का परिमाप बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए ना तो इसका 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर इसका आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इसका परिमाप बताता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इसको अच्छे से देख के जाना और पूरा का पूरा समझ के जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसे अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सके। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना, अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इसका परिमाप आपसे पूछा है, तो चलो अपन इसका परिमाप निकालते हैं आखिरकार, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसे लिख कर आ सको। ठीक है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है उसके उत्तर को भी अपन यहाँ पर देखेंगे। एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊँगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए परीक्षाओं में, एक एक क्वेश्चन का उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूँ। देखो इनके उत्तर आपको कैसे कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। देखो अपने कौन से क्वेश्चन रह गए थे, देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अपन सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर देख लो। ये ऐसे आपको पहले नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और चौथे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में 3 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको एक साथ में इन सभी के सभी 3 क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनके उत्तरों को भी अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसलिए आप लोग इनको अच्छी प्रकार से देख भी लें और अच्छे से इनको हल कर लें, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है ना, अब चलो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखिएगा इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग निकालोगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको तैयार कर लूँ टाइप करके, ताकि आपको बताने में आसानी हो ये, ठीक है। तो देखो आपके पेपर में जो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर यहाँ से लिख कर लिख देना। देखो ये लिखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा उत्तर बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख देना। ये मैंने आपको यहाँ तक का पूरा बता दिया ये भी, ठीक है। दूसरे के बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसे भी देख कर लिख देना। यहाँ तक का मैंने आपको पूरा इसका उत्तर भी बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे व्रत पूछा गया है। देखो व्रत का केंद्र क्या होता है, व्रत की त्रिज्या ऐसे कहते हैं, व्रत की परिधि या होती पूरी तरफ की, व्रत की जीवा ऐसे कहते हैं, व्रत का व्यास इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसे भी समझ लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्रत के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। व्रत की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अपन को लिख देना व्यास कहते हैं, ठीक है। व्रत का व्यास और व्रत की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, व्रत का व्यास व्रत की त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, वे रेखाखंड जो व्रत की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाता है, देखो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है। तो देखो अपन कहते हैं व्यास, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, व्रतों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखो यहाँ से आपको इन सूत्रों को देख लेना है, सभी सूत्र आप लोग याद रखना। आप इसके बाद में देखो ये तो हो गए आपके सूत्र। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछे क्वेश्चन, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको प्यारे विद्यार्थियों देने होंगे। व्रत की परिधि का सूत्र क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे व्रत की परिधि का सूत्र पूछा गया है। तो वैसे तो आपको व्रत की परिधि का सूत्र आता होगा, और अगर नहीं आता तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर लिख देना। तो देखो व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्रत के क्षेत्रफल का गणितीय सूत्र। देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। और अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, व्रत की परिधि और व्यास के अनुपात को किस अक्षर से दर्शाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको पाई के अनुपात से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर वाले एक व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, 10 सेंटीमीटर वाले एक व्रत की परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसके लिए क्या करना होगा, सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो सूत्र लगाकर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो। अब चलो वैसे मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको इसे करने में समझने में आसानी हो, ठीक है। एक एक करके आपको मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनके उत्तरों को भी लिख कर आ सकें। टोटली सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। अब 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक व्रत की परिधि, देखो आपको क्या करना, व्रत की परिधि का सूत्र लगा देना यहाँ पर, जो कि क्या होता है 2, और उसके बाद में देखो पाई और आर। देखो 2 ऐसा कैसे लिख दोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई ऐसा कैसे लिखना है, ठीक है।
और उस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। चलो मैं आपको इसका लिखित रूप से उत्तर उपलब्ध करवा देता हूँ। उसके बाद में देखो अगला अपन 5वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देखेंगे। देखो 5वें क्वेश्चन के उत्तर को भी अपन यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में देखो अपन 6ठे क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। 6ठे क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन के उत्तर पूछे गए हैं, उसे भी अपन देखने वाले हैं। और 6ठी के बाद में देखो अपन आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन के उत्तर को भी देखेंगे। तो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलो अपन 7वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देखेंगे और 7वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में देखो 7वें के इसी के बी वाले में भाग में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का उत्तर भी अपन देखेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आपको 4थे क्वेश्चन का उत्तर दे रखा है। 4थे के बाद में देखो ये आपके 5वें क्वेश्चन का उत्तर रहा। 5वें के बाद में देखो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर रहा। और 6ठे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके 7वें 6ठे के दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर रहा बी वाले का। और उसके बाद में देखो 7वें के ए वाले क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। और 7वें के देखो प्यारे विद्यार्थियों इसी के बी वाले क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक का देख कर लिख लो। A to Z आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अपन आगे क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 8, 9 और 10, इन क्वेश्चन के उत्तरों को और अपन देखने वाले हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनके उत्तरों को भी अच्छे से लिख कर आ सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्या क्वेश्चन दे रखा है। यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दी गई, तो देखो आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ पहले कि आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तरों को परीक्षाओं में किस प्रकार से हल करके आओगे, ठीक है। एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए जाएंगे आपको। तो चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर हल करके बताता हूँ ताकि आप सब लोग भी अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखकर लिख देना है। अब चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। लगभग आपके ये क्वेश्चन और छूटे हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनके उत्तरों को अच्छे से लिख कर आ सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो दी गई आकृति का अर्धवृत्त का परिमाप है, इसका आपका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ में देखो इसी का 9वां जो क्वेश्चन है इसका उत्तर भी अपन यहाँ पे देखेंगे। चलो मैं आपको 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी बताऊँगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं आपको। एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं छूटेगा आपके पेपर का। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। अब चलो अपन आगे से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देख लो। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 8 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये रहा, पूरा देख लेना यहाँ से यहाँ तक का, और इसका कुछ हिस्सा ये रहा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में देखो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आगे अपन देखो घनाभ वाले चैप्टर को हल करेंगे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना, ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।